हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 में हम फिजिकल केमिस्ट्री क्लास +1 की स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम से बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम यूनिट है हमारी क्लास +1 का जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड यूनिट इसको लगा सकते हैं, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो नीट 2027 के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फिर। चलो बच्चों सीखते हैं। पहले पहले मार्कर सेट कर लेते हैं भैया। मार्कर मार्कर मार्कर, चलो भैया हो गई। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की अगर बात की जाए, स्ट्रक्चर 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 ऑफ एन एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये जो अपना टॉपिक है या फिर ये जो अपना चैप्टर है, इसका आज चले हम लेक्चर 1 पे। ठीक है, लेक्चर 1 इसका क्या होगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो लेक्चर 1 है इसमें हम बात करने वाले, देखो बहुत सारी साइंटिस्ट इसमें आए थे जिन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया था। ठीक है, जैसे मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ डाल्टन्स लॉ से। अब जो डाल्टन्स लॉ है वो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 8th में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अलग, जैसे किसी बच्चे ने 9th में पढ़ा है, किसी ने 8th में पढ़ लिया, किसी ने 7th में पढ़ लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेवल कहाँ पे कैसे पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो डाल्टन्स है उसका काफी अच्छा रोल है। एक स्टार्टिंग में जो डाल्टन्स है उसी ने बोला था, उसने क्या बोला था, डाल्टन का जो क्या, डाल्टन डाल्टन ने ऐसा बोला था कि जो एटम होगा, जो एटम होगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जो एटम होगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, जो डाल्टन ने बोला इस चीज। ठीक है, लगभग ये बात कब की है बच्चों, ये बात है 1805 की अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और डाल्टन साहब ने क्या बोला था, और डाल्टन ने बोला था, जो वो कह रहा था कि जो अलग अलग एलिमेंट है और जो उनके एटम्स होंगे ना, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, इसने जो बात बोली थी, अगर मैं बताऊं कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे और उन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो होंगे ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी। जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, बट यहाँ पे वो बेचारा फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें केस पढ़ना पड़ेगा या फिर आइसोबार का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जिसमें क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, उनके जो एटम्स है उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन आइसोबार में तो क्या, एटम्स अलग अलग है लेकिन उनका मास बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो कह रहा था, उसने क्या बोला कि जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, या फिर बोलो डिफरेंट के बजाय जो सेम एलिमेंट होंगे, जो सेम एलिमेंट होंगे या उन एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ऐसा उसने बोला था। ठीक है, लेकिन ये बेचारा फिर यहाँ पे फेल हो गया। कैसे? यहाँ पे फिर जो कॉन्सेप्ट आ गया वो किसका, आइसोटोप्स का आ गया, है ना, आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास बराबर अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन की मान लो, प्रोटियम ड्यूटेरियम आइसोटोप्स है ना, तो वो कह रहा है कि जो सेम एलिमेंट होगा और उसका जो एटम होगा ना, वो उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। ठीक है, यहाँ पे बेचारा वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। ठीक है, यहाँ पे बेचारा वो फ्लॉप हो गया। तो अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेट, अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेट 70 to 80 ईयर्स, 70 to 80 ईयर्स, यही जो मॉडल उसने दिया था डाल्टन्स ने, उसी को मान के चले थे, क्योंकि 70 से 80 साल तक अप्रोक्सीमेट। ठीक है, यहां तक कोई मॉडल ही नहीं आया था दोबारा। इसका मॉडल फेल कब हुआ था, इसका मॉडल फेल जब हुआ था जब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, है ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी।
ऐसे बोला गया था कि जो एटम्स हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तो जब उन फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्टडी हुई थी, डिस्कवरी हुई थी सॉरी, तब जाके डाल्टन्स फेल हुआ था, फ्लॉप हुआ था मैं बोल सकता हूं। ठीक है, लेकिन इसका नाम आज तक है, नाम चला हुआ है, क्योंकि इसने मॉडल दिया है और वो मॉडल 70 से 80 साल अप्रोक्सीमेट 100 ईयर्स चला है, जब तक फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं आए थे। ठीक है, अब जैसे ही फंडामेंटल पार्टिकल्स आए, जैसे ही फंडामेंटल पार्टिकल्स आए, और फंडामेंटल पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जैसे ही ये पार्टिकल आए, इनके आते ही जो डाल्टन है, जो डाल्टन्स है, ठीक है, उसके कुछ जो पॉइंट्स है ना, उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो गए, डिमनिश हो गए। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे आके थ्योरी है, यहाँ पे आके जो लो है ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब डिस्कवरी चल पड़ी है किसकी, फंडामेंटल पार्टिकल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन साहब ने की थी, जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन नाम है वो किसी और ने दिया था, बट क्रेडिट किसको जा रहा है, जे थॉमसन को जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो यहां पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो कौन सा था बच्चों, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। यहां पे जो एक्सपेरिमेंट करवाया गया वो कौन सा था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कैथोड कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूं, हमें किसके बारे में पढ़ना है, कैथोड रेज का जिक्र करना है। ठीक है, कैथोड रेज का डिस्कस करना है। ठीक है, ये बात आ रही है समझ। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अब इसके लिए क्या है, अब जो यहां पे मैं बता रहा हूं डिस्चार्ज ट्यूब, अब जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है ये क्या है बच्चों, ये एक ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ये एक ग्लास ट्यूब है, और ये जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर आगे मैं बना के भी दिखाऊंगा, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगी हुई हैं, जिसे मैं एक को नाम दूंगा कैथोड का और एक को नाम दूंगा मेरे बच्चों एनोड का। ठीक है, अरे बात समझ। तो अभी समझते हैं इसको कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था। अभी हम समझ रहे हैं कि जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है वो क्या था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, या फिर मैं बोल सकता हूं कैथोड कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये क्या होगा, अब यहां पे ग्लास ट्यूब ले ली थी। ठीक है, यहां पे एक ग्लास ट्यूब थी, मैं कुछ इस टाइप से बना देता हूं, मैं इसको कुछ इस टाइप से बना देता हूं। ठीक है, अब इस ग्लास ट्यूब के अंदर दो यहां पे इलेक्ट्रोड लगी थी, एक इस साइड तो दूसरी इस साइड। ठीक है, फिर क्या किया बच्चों, इन जो एक ग्लास ट्यूब है इसको दे दी हमने एक्सटर्नल सप्लाई, इसको दे दी हमने एक्सटर्नल सप्लाई। ठीक है, इसको दे दी हमने एक्सटर्नल सप्लाई। ठीक है, एक्सटर्नल सप्लाई यानी कि हमने यहां पे हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, हाई वोल्टेज। अब मैं बताऊंगा यहां पे हाई वोल्टेज अप्लाई क्यों किया, लो वोल्टेज अप्लाई क्यों नहीं किया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट थी
इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट थी वो कौन सी गैस थी? वो थी हाइड्रोजन गैस। वो थी मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस। अब जो ये वाली इलेक्ट्रोड बिहेव कर रही है, ये किसकी तरह बिहेव कर रही है? ये कैथोड की तरह बिहेव कर रही है। उल्टा जो ये वाली इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? ये एनोड की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है। अब इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी उसका जो प्रेशर था वो कितना लिया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो प्रेशर कितना लिया गया था? अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻⁵ ऑफ Hg। ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो लो था। ठीक है। हाइड्रोजन गैस है उसका जो प्रेशर है वो लो था। ठीक है। बताऊंगा सारी चीजें, टेंशन ना लो, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है। और ये जो मैंने बनाई है बच्चों इसको मैं बोलूंगा ग्लास ट्यूब। ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ रही है चीज? क्लियर है? अब देखो, अगर मैं बताऊं कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, देखो अभी क्लियर हो जाएगी ये चीज। अभी क्लियर भी हो जाएगी ये चीज क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये पढ़ रहे हैं हम, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब यहां पे अगर बात की जाए, यहां पे अगर बात की जाए कि जो मैंने हाई वोल्टेज है वही क्यों ली है? हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज लेने का रीजन है बच्चों, हाई वोल्टेज इसलिए ली है मैंने क्योंकि जो लो टेम्परेचर, सॉरी, जो गैसेज होती हैं, जो गैसेज होती है ना वो क्या करती हैं? लो वोल्टेज पे जो गैसेज होती हैं वो लो वोल्टेज पे वो किसकी तरह बिहेव करती हैं? वो बिहेव करती हैं पुअर कंडक्टर की तरह, पुअर कंडक्टर की तरह, पुअर कंडक्टर की तरह। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इन गैसेस का क्या करूंगा? इस वोल्टेज को हाई कर दूंगा, इस वोल्टेज को मैं हाई कर दूंगा, यानी कि हाई वोल्टेज अप्लाई कर दूंगा, तो ये जो गैस है तुम्हारी ये किसकी तरह बिहेव करेगी? ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगी। ठीक है। गुड कंडक्टर। बात क्लियर? इसलिए मैंने यहां पे हाई वोल्टेज अप्लाई की है। ठीक है। और इसमें जो प्रेशर लिया है वो क्या है? लो प्रेशर लिया है। ठीक है। हो जाएगा। अब देखो, अब यहां से ये कैथोड है और ये एनोड है। अब जो रेज हैं जब हम नोट करेंगे तो रेज यहां से कुछ इस टाइप से निकल रही है, यहां से कुछ इस टाइप से निकल रही है। ठीक है। अब जो ये रे निकल रही हैं ये हमें कैसे पता कि ये रे कैथोड रे हैं? ठीक है। ये जो रेज यहां से निकल रही है हमें कैसे पता कि ये कैथोड रेज ही हैं? ठीक है। तो इसके लिए हमें हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। इसके लिए हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं बच्चों करेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं बात करूं करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकती हैं? फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स होने वाली है, मैं क्या बोल सकता हूं फर्स्ट वाली को, कि जो कैथोड रेज होंगी, जो कैथोड रेज होंगी वो क्या करेंगी? वो हमेशा ट्रेवल करेंगी, वो हमेशा ट्रेवल्ड करेंगे, या फिर ट्रेवल करेंगे किसमें? स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट पाथ के अंदर। ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर मैं बात करूं सेकंड प्रॉपर्टी या फिर सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगे? ठीक है। सेकंड क्या होगी? अब जैसे क्या किया हमने, क्या कर दिया, जैसे एक ग्लास ट्यूब, अपनी ये ग्लास ट्यूब है ना, इस पे हमने जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, सेम यहाँ पे, जिसमें मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया और वहां पे मैंने नेगेटिव टर्मिनल दे दिया। ठीक है। तो क्या हुआ, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया बच्चों, तब क्या हुआ? जैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पे, मान लिया
ये था नेगेटिव टर्मिनल एंड ये था पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगी है कैथोड, तो यहाँ से जो कैथोड रे आ रही है वो कैथोड रे क्या कर रही हैं, वो कुछ इस टाइप से जा रही हैं, वो कुछ इस टाइप से जा रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन जाएगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा बोल सकते हैं। पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, अगर थर्ड की बात की जाए, अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अब हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई, ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करूंगा बच्चों, जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करूंगा तो यहां पे हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, यहां पे हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है, यहां पे हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन भी किस में हो रहा है, कैथोड रेज में हो रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्शन भी किस में हो रहा है बच्चों, कैथोड रेज के अंदर हो रहा है, ठीक है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। इसमें जो फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक्स मैं बोल सकता हूं, फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स क्या कह रही हैं, जो कैथोड रेज होंगी, जो कैथोड रेज होंगी, कैथोड रेज हिटिंग इफेक्ट क्या कर रही है, हिटिंग जो इफेक्ट है वो कोज कर रही है, हिटिंग इफेक्ट कोज कर रही है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और जैसे ही कैथोड रेज इसे स्ट्राइक कर रही हैं, इसे स्ट्राइक कर रही हैं, तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ हिटिंग इफेक्ट कोज कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ जो कैथोड रेज है वो हिटिंग इफेक्ट क्या करती हैं, कोज करती हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, सीखते रहो, ठीक है। अब अगर पूछे कि जो कैथोड रेज हैं वो ट्रेवल तो कर रही हैं स्ट्रेट लाइन में, हमें कैसे पता, जैसे मान लिया ये तुम्हारी जा रही है कैथोड रेज, अब कैथोड रेज में यहां पे क्या कर दिया, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की यहां पे मेरे बच्चों क्या बन गई, शेडो बन गई, ठीक है। जिसके कारण क्या है, अगर जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, वहां से कैथोड रेज आ रही है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट लेके ऐसे खड़ा हूं, तो इसकी शेडो यहां पे बनेगी ना, इसकी शेडो यहां पे बनेगी। तो यानी कि ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। अब और क्या बोल सकते हैं हम इसमें, हिटिंग इफेक्ट भी कोज कर रही हैं, ठीक है। और पॉइंट हम क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जो मेन से पॉइंट्स हैं वो तो यही बन रहे हैं, ठीक है, जो ज्यादातर जो पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि चार्ज या फिर मास कैसे कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे बच्चों कॉन्सेप्ट आया स्पेसिफिक चार्ज का, यहां पे बच्चों स्पेसिफिक चार्ज का कॉन्सेप्ट आया। अब जो स्पेसिफिक चार्ज है वो होता क्या है, स्पेसिफिक चार्ज है वो होता क्या है, स्पेसिफिक चार्ज एक रेशो होती है किस किस के बीच में, इट इज द रेशो ऑफ चार्ज टू द मास, ठीक है, चार्ज टू द मास की रेशो होती है स्पेसिफिक चार्ज। जो स्पेसिफिक चार्ज है बच्चों वो कितना कैलकुलेट किया गया, वो कैलकुलेट किया गया था माइनस 1.75 इंटू 10⁻⁸ चार्ज ग्राम पर ग्राम हो जाएगा, ऐसा हो बोल सकते हैं। चार्ज अपॉन मास ही तो बोला है स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बच्चों, उसके बाद जो आर के मिलमैन बोल सकते हैं, मिलमैन, उसने क्या किया था,
उसने जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या बताया था, चार्ज बताया था। उसने क्या बताया था, चार्ज बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है मेरे बच्चों -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही चार्ज होता है, यही चार्ज हम पढ़ते हैं। बोलो हाँ और ना, बोलो बोलो बच्चों हाँ और ना, यही पढ़ते हैं ना हम, यही पढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजीली कर सकते हैं, कैसे, जैसे अगर मैं बोलूं कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है ना, वो चार्ज अपॉन में मास होता है, मास निकालना है तो मैं उधर ले जाऊं, चार्ज को इधर ले आऊं, सीधी सी बात है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये रेशो किसकी बनी, ये रेशो बनी मेरे बच्चों, ऊपर क्या आ रहा है, चार्ज, ऊपर आ रहा है चार्ज। अब देखो, अगर मैं रिलेशन बताऊं तो मास को उधर ले जाऊं मैं, स्पेसिफिक चार्ज को मैं इधर ले आऊं, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज किसके बराबर है, चार्ज अपॉन में मास। तो मास मेरे को निकालना है तो मास को मैं उधर ले जाऊंगा, तो नीचे कौन आएगा, स्पेसिफिक चार्ज, यानी कि यहां पे कौन आया, स्पेसिफिक चार्ज। बोलो बच्चों, मजा आ रहा है। चार्ज, चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज कितना है, -1.75 इंटू 10⁻8। इसे उड़ा दूं, अगर कैलकुलेट किया जाए, यहां पे कैलकुलेट किया जाए इलेक्ट्रॉन का मास, तो वो कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा बच्चों तो कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है उसके मास को कैलकुलेट कर दिया गया। ठीक है, यानी कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि कैथोड से निकलने वाली रेज, उन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज कौन से फंडामेंटल पार्टिकल पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, यानी कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें किसका पता लगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का पता लगा। ठीक है, और आज हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व था, क्या कैसे उसका स्ट्रक्चर था, क्या ग्लास ट्यूब थी, उसके अंदर इलेक्ट्रोड थी, उसके अंदर गैस थी, गैस लो प्रेशर पे थी, ठीक है, वोल्टेज हाई अप्लाई किया, क्यों किया, वो सारी बातें मैंने इसमें तुम्हें बताई हैं। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कैथोड रेज की हैं। उसके बाद चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज और मास का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन पे मास को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज कितना गिवन है, या फिर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो किसने बताया। तो सेम स्पेसिफिक चार्ज का कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे दिखाया। तो आज वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो कैसे हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ठीक है, तो मजा आ रहा है तो देखते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। ओके बच्चों।